Hello. Online class, am I audible? Okay. Give me just 2 more minutes, please. ते नहीं एयरप्ले कोड ते कनेक्ट हो गया है, बस ये कोड चाहिए इसका। ये क्या है? वो तो नहीं, वो तो नीचे वाले क्लास का हो। ये देखो, ये ब्लर हो गया। कैसे? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। हेलो, मॅम एअरप्लेचा कोड काय आहे? क्लास 1 एअरप्लेचा कोड काय आहे? क्लास 2 आहे तुमचा आणि कोड तो त्याच्यावर डिस्प्ले होतो मॅडम। कुठे तुमचा क्लास 2 आहे, क्लास 1 नाही। बरं, ठीक आहे, ओके। आणि तो त्याच्यावर डिस्प्ले होतो कोड जो येतो ना। हो 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 ठीक। चला, थँक्यू। ओके, all right, very difficult. चलो, today we have to start with contract. Today we have to start with contract online class. आपको कुछ होमवर्क दिया था क्या? No. Okay. So we have already studied contract, all of us, last foundation only, but so I mean the approach will be different now this time. Last time if you could know something, some fact, आपका basic अगर clear है logic, तो आपको issue नहीं आ सकता था when it comes to MCQs, है ना? तो अगर हिंदी में पढ़ा दिया है, मराठी में पढ़ लिया है, पर बेसिक क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है अपने कॉन्सेप्ट की, तो यू कुड हैव पास्ड द पेपर एनीवे। बट नाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज पेपर लिखना है। तो वन गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर आपकी पहले हो चुकी है। अब पेपर रिटन कैसे लिखना है हमें वो देखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस बार वो है। तो two things I think we all have to remember now while studying law and for passing the paper. One, written paper में there is no shortcut. Okay? MCQs में तुम कुछ ना कुछ शॉर्टकट मार सकते थे, कुछ स्टोरी याद करके कुछ रख सकते थे कि बस 4 ऑप्शंस में से मुझे एक चीज़ सही लिखनी है। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आपको समझ आया है, नहीं तो नहीं आया है ना। साइंस ऑफ डिडक्शन नहीं हो सकता यहाँ पे,
Okay, you know the answer, your answer is right, your answer is correct, and then only you will get marks. Another important thing that you have to remember while studying law and writing this paper for law for your CMA exam is that आपको ऐसे दो चीज़ें, एक ऐसे समझना है कि एग्जामिनर पेपर चेकर को पता ही नहीं है कि लॉ क्या है. इतना बेसिक लेवल से शुरू करना है अपना आंसर बिल्ड करने के लिए. ओके, जब लॉन्ग आंसर का सवाल आता है तो एज इफ एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि लॉ क्या है. वो ऐसा इंसान है जो पहली बार लॉ पढ़ रहा है. ये दिमाग में रख के आपको आंसर बिल्ड करना है, पहले ये याद रखो. ओके, और दूसरा ये याद रखना है कि हर लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से देना है. ओके, आप थियोरी एक्सप्लेन करोगे, है ना, वो अच्छा ही है, एक्सप्लेन करना ही है, बट एवरी पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करोगे उसके लिए एग्जाम्पल देना. अगर आप अपना टेक्स्ट बुक खोलोगे तो वो भी उसी फॉर्मेट में होगा. इको का टेक्स्ट बुक पिछले साल इस फॉर्मेट में था क्या, कि सिर्फ प्योर थ्योरी, कुछ डायग्राम्स और थ्योरीज, इतना ही था. एग्जाम्पल्स फॉर्म में था ना, है ना. तो थ्योरी पेपर हम आज के ज़माने में कैसे लिखते हैं, वो हिस्ट्री नहीं है ना, या ज्योग्राफी का, खैर ज्योग्राफी तो काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो गया, बट इट्स नॉट लाइक अ हिस्ट्री पेपर और अ लँग्वेज पेपर की काय लिहिता तुम्ही मराठीत, ते निबंध नहीं है तो. ओके, इट इज़ एन आंसर. ओके, सो एवरी पॉइंट दैट यू आर एक्सप्लेनिंग ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है वाइल राइटिंग योर आंसर, शुरू से एंड तक. ओके, वेटेज कितना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? देखो कितना मुश्किल है. कॉन्ट्रैक्ट इज सबसे बड़ा चैप्टर है. कंपनीज भी इतना बड़ा नहीं है जितना कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, और वेटेज कितना है? 10 मार्क्स का. तो थैंकफुली एडवांटेज ये है कि हमारे बेसिक्स क्लियर है. ओके, तो शुरुआत एक जस्ट टू क्या रीटच गो थ्रू अगेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? स्पीड बढ़ा. What is a contract? Online class can also answer. हाँ. Okay. What is the first thing that we have to see when we are learning contract? Offer. What is an offer? In simple terms, ऑफर का मतलब है आस्किंग समवन टू डू समथिंग, ओके, और आस्किंग समवन नॉट टू डू समथिंग. ओके, इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज अगर मुझे आपको ये समझाना है विदाउट फोकसिंग ऑन द डेफिनेशन, आस्किंग समवन टू डू समथिंग और आस्किंग समवन नॉट टू डू समथिंग, है ना. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे आपकी कार खरीदनी है. Am I asking you? Is that a question? Yes. What I mean is that मुझे आपकी कार खरीदनी है, आप बेचने के लिए तैयार हो? Question है ना. I am asking you to do something that I am interested in buying your car. I am saying I want to sell my car to you. Are you interested in buying? Both are questions and both are offers. है ना. मुझे आपसे कुछ खरीदना है या मुझे आपको कुछ बेचना है ना. वो सर्विस हो सकता है, गुड्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना, है ना. सर विदाउट सर्विस और गुड्स ऑल्सो आप और मैं किसी टर्म्स पे एग्री कर सकते हैं, है ना. तो ऑफर का क्या मतलब है? आस्किंग समवन टू डू समथिंग और आस्किंग समवन नॉट टू डू समथिंग. तुम ये मुझे 10% पे नहीं बेचोगे, 10% डिस्काउंट पे नहीं बेचोगे, या फिर तुम ये 10,000 के नीचे नहीं बेचोगे. कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है. क्या ऑफर है? कि तुम ये चीज नहीं करोगे.
अगर तुम वो कहते हो कि हाँ मैं वो चीज नहीं करूंगा, तो तुमने एक्सेप्ट किया है ऑफर को. If I am saying that you will not sell this phone below 10,000 rupees, my condition is that you will not sell it below 10,000 rupees. Okay, you say okay, I will not send it below, I will not sell it before 10,000 rupees. Is it an offer that is being accepted? Yes. So when I say asking someone to do something or asking someone not to do something, both means offer, है ना. अगर एग्री करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. हाँ, एग्रीमेंट बन जाता है, एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, डील बन जाता है. सॉरी डील तैयार होता है ना मैडम. नहीं, वो बन जाता है प्रॉमिस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू. अब जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे लिए बहुत आसान है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस. बट अंडरस्टैंड, ये आप एग्जाम में प्लस माइनस इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, ये पेपर है, रिटन पेपर है. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस अगेन. ऑफर का मतलब क्या है कि मैंने अभी बस सवाल पूछा है. ओके, अभी मैंने बस सवाल पूछा है, तुम जवाब दिए हो नहीं दिए हो, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, ये मुझे नहीं पता है. दैट एक्सेप्टेंस इज स्टेप 2. फर्स्ट स्टेप इज asking someone to do something or asking someone not to do something and expecting an answer in return. expecting. expect करना मतलब अपेक्षा करायची की तो हो म्हणेल, अपेक्षा करायची की तो त्या ॲग्रीमेंटला तयार होईल, अपेक्षा करायची की तो ती ऑफर ॲक्सेप्ट करेल. मला माहीत नाही तो ॲक्सेप्ट करणार आहे का नाही करणार आहे. प्लीज अंडरस्टँड, आय एम ओनली आस्किंग यू, दॅट इज ऑफर. ओके, सेकंड पार्ट इज एक्सेप्टिंग द ऑफर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब हाँ बोल दिया कि जो तुम्हारा ऑफर है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. अगर अगेन ऑफर है, एक्सेप्ट कर लिया मतलब मैंने अगर पूछा कि आई वॉन्ट टू बाय योर कार एंड यू से नो आई डोंट वॉन्ट टू सेल यू माई कार, देन इज इट एक्सेप्टेंस? नो. आई से आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार बट you will not sell it for 10 years. Okay, you say okay, I am ready to buy your car but I will not sell it for 10 years. Is it an agreement? Yes, क्योंकि जो मैंने कंडीशन पुट फोर्थ की है आप उसे एग्री करते हो, है ना. इवन दो वो सेंटेंस नेगेटिव है, इवन दो मैं कुछ कह रही हूँ कि नहीं ये नहीं करना और तुम एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, इज इट स्टिल एन एग्रीमेंट? Yes, it's an agreement. So agreement है कि promise है? Promise है, agreement अभी तक नहीं है. So first thing is that you offer something or you receive an offer or you give an offer. Okay, the other person accepts it. Okay, then it becomes a promise. Okay, फिर promise basically क्या है? प्रॉमिस बेसिकली क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज प्रॉमिस, बट प्रॉमिस इज बेसिकली द टर्म्स एंड कंडीशंस इन योर कॉन्ट्रैक्ट. जो हम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई रेंट पे वगैरह रहता है, पीजी रेंट, ऐसा कोई कभी देखा है किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट? रेंट एग्रीमेंट देखा है ना. सबसे आसान अगर कुछ है तो वो रेंट एग्रीमेंट है. तो रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं? हाँ, डिपॉजिट, है ना. तो जब मैं कहती हूँ कि लेट्स से मैं क्लॉज लिखती हूँ, द डिपॉजिट फॉर दिस एग्रीमेंट और दिस टर्म ऑफ रेंट एग्रीमेंट विल बी लेट्स से 1 लाख रुपीज. ओके, तो जब मैं ये ऑफर करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे डिपॉजिट दोगे 1 लाख का,
मेरा ऑफर है, ऑफर है, तुम कहते हो कि हाँ मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट दे दूंगा, एक्सेप्टेंस है, ये एक प्रॉमिस है रेंट एग्रीमेंट का, जिसको हम टर्म एंड कंडीशन ही बोलते हैं, इट्स द सेम थिंग, करेक्ट। अब ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, अगर रेंट एग्रीमेंट ही पकड़ लो तो भी कितने कंडीशंस होते हैं या कितने प्रोमिसेस होते हैं रेंट एग्रीमेंट में, कि वो रेंट टाइम टू टाइम पे करेगा, है ना, 10,000 रेंट पे करेगा, फिर हर महीने की 10 तारीख के पहले रेंट पे करेगा, है ना, क्या शोर नहीं करेगा, है ना, बाहर के लोगों को नहीं रखेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो खुद पे करेगा, है ना, सिर्फ 2 व्हीलर की पार्किंग यूज करेगा, और हाँ अच्छा पेनल्टी फ्लेट पेड, अगर 3 साल का एग्रीमेंट है तो हम कहते हैं कि हर 10 साल तुम 10 साल एक 10% रेंट बढ़ा के देना, है ना। टैक्स कौन पे करेगा, ओनर पे करेगा, है ना, तो वो भी एक क्लॉज होगा कि टैक्स विल बी पेड बाय द ओनर, है ना। फिर और मेंटेनेंस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, गैस का बिल है देना है, और तो ये क्या है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये क्या है, प्रॉमिसेस हैं। एक ने ऑफर किया, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर किया एक्सेप्ट कर रहा है, ये सारे मिला के बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी स्टिल नॉट देयर विद एग्रीमेंट, है ना, अभी तक पहुंचे नहीं है हम एग्रीमेंट। ओके, ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रपोजल। ओके, प्रपोजल एंड ऑफर मीन द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस, कोई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेंस, है ना। पार्टीज को क्या बोला जाता है, ऑफरर जो ऑफर करता है, ऑफरी जो एक्सेप्ट करता है, प्रपोजर जो ऑफर करता है, प्रपोजी जो एक्सेप्ट करता है, और क्या नाम है, प्रॉमिसर जो अगेन ऑफर करता है, प्रॉमिसी जो एक्सेप्ट करता है ना। सो ये क्या है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है ये कॉन्ट्रैक्ट के, और सारे मिला के ये क्या बन जाते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिसेस। तो एक प्रॉमिस भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट है, कोई कुछ है, कुछ भी नहीं, कितने भी हो सकते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्या पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, व्हाट इज कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, तो ऐसे याद करके रख दिया है, समथिंग इन रिटर्न एंड मीटिंग ऑफ माइंड, समथिंग इन रिटर्न एंड मीटिंग ऑफ माइंड, इसके अलावा तो हमें लॉ में आता ही नहीं कुछ, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था मैंने पिछली बार, कुछ फायदा नहीं है उसका, है ना। सो कंसिडरेशन बेसिकली क्या मतलब है कंसिडरेशन का, कि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है ये, वैलिड एसेंशियल है, कि अगर मैं कुछ ऑफर कर रही हूँ और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, या तुम ऑफर कर रहे हो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, हम दोनों को इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। ओके, वो इन रिटर्न क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ओके, इट इज अ रूल ऑफ कंसिडरेशन दैट सेज दैट एवरी पार्टी whoever is in the contract should get something in return, आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए, कंपल्शन है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बन सकता, है ना। सो कंसिडरेशन कैन बी अ सर्विस, कंसिडरेशन कैन बी गुड्स, कंसिडरेशन कैन बी मनी, कंसिडरेशन कैन बी मिक्स ऑफ ऑल 3, यस। सो कुछ ना कुछ आपको इन रिटर्न मिलना ही चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा, है ना। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन पास्ट में हो सकता है, मतलब क्या है पास्ट कंसिडरेशन, गिवन इन द पास्ट, गिवन इन द प्रेजेंट, गिवन इन द फ्यूचर, इज दैट व्हाट इट मीन्स। कंसिडरेशन है ना, कुछ तो किया तो था कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन कुछ होता है, तो आप कभी भी दे सकते हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में मतलब क्या, कि मैंने एडवांस दिया है, प्रेजेंट में मतलब अभी के अभी दे दिया, और फ्यूचर में मतलब मैं बाद में पे करूंगा। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो कंसिडरेशन है, जिस भी टाइप का कंसिडरेशन है, डज नॉट मैटर,
है ना, कंपल्सरी होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंसिडरेशन प्लस सेट ऑफ प्रॉमिसेस मिला के क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। काही खरं नाही बाबा तुमचं, अरे आत्ताच दिली ना फाउंडेशन, एवढ्या लवकर विसरले पण का? तुला 1 वर्ष झालं, बाकीच्यांना किती झालं? 6 महिने विसरले। ओके, सो एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि उसमें प्रॉमिस होना चाहिए। अब प्रॉमिस होना चाहिए मतलब उसमें क्या होगा, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तभी वो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस बना है, उसके बाद क्या होगा, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। और जब ये सारी चीजें आएंगी तब हम क्या कहते हैं कि ये बना है, एग्रीमेंट बना है। ओके, अंडरस्टूड। एंड देन इसके बाद क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। Now when I say agreement is enforceable by law, understand and see, ये एक्चुअली मैं फाउंडेशन में और डिटेल में पढ़ा लेती हूँ, बट इसका बेसिक्स हुआ है इसलिए आई एम रशिंग। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग पीपल इन द ऑनलाइन क्लास एज वेल, प्लीज़ आस्क। ओके, यूजुअली आई वुड गिव हर चीज़ का 10-10 एग्जाम्पल्स, बट ये हमने किया है इसलिए मैं रश कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क। अब जब मैं कह रही हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब क्या, इसके बहुत सारे मतलब है। इसका अंडरस्टैंडिंग जितना आसानी से हम पढ़ते हैं उतना आसानी से नहीं है। कंपल्सरी क्या क्या कंपल्सरी, कॉन्ट्रैक्ट करना। क्यों भाई, क्यों करना कंपल्सरी है? बाय लॉ तो कहीं नहीं लिखा कि कंपल्सरी है। ओके, अंडरस्टैंड व्हेन आई से दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसके 3 फोल्ड आंसर है उसका। ओके, 3 चीजें आती हैं उसमें। एक, जब मैं कहती हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, इसका मतलब है कि अब वो वैलिड प्रूफ है। ओके, नाउ इट इज अ वैलिड प्रूफ फॉर मी, इट्स अ लीगल एविडेंस कि इसके बेसिस पे मैं लड़ सकती हूँ कोर्ट में जाके। अंडरस्टैंड व्हेन आई से कि इट्स अ लीगल एविडेंस, दैट इज अ फर्स्ट थिंग, इट्स अ वैलिड प्रूफ कि आपका और मेरे बीच में ये डिस्कशन हुई है, आपने और मैंने ये ऑफर दिया है, एक्सेप्ट किया है, प्रॉमिस बना है, कंसिडरेशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है आपके और मेरे बीच में, है ना। ये एक, आप क्या, अब जब मैं कह रही हूँ कि लीगली एनफोर्सेबल है, मतलब ये वैलिड प्रूफ है, मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। और जब मैं कोर्ट में जाऊंगी, अगर हम में से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया मतलब तोड़ दिया, तो अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा किसने है, तुमने तोड़ा है कि मैंने तोड़ा है। और जिस किसी ने भी तोड़ा है, फिर सामने वाली को इन रिटर्न कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं, है ना, हम अपना काय म्हणतो आपण, वादा किया है, हमने हमारा शब्द दे दिया, क्या बोलते हैं मराठी म्हणता कि शब्द दिला तुला, वचन, तुमको जो बोलना है बोलो उसको, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है कि इफ आई हैव सेड समथिंग दैट आई विल डू दिस थिंग, ओके, नेसेसरी नहीं है मैं वो कंप्लीट कर पाऊं, है ना। या फिर मैं अभी प्रॉमिस कर रही हूं मेरे फायदे के लिए, तुमसे कुछ काम करवा के रह लो कि बाद में तुम्हें मैं ये दूंगी, पैसे दूंगी, गुड्स दूंगी, सर्विसेज दूंगी, व्हाटएवर, और
जब तुमने अपना पार्ट पूरा किया, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, है ना। तो प्रॉमिस करना एक तो बहुत सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, कि मेरे बिहाफ पे मैं काम करूंगा, तुम्हारे बिहाफ पे तुमने जो काम किया वो तुम करोगे, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नॉट ऑलवेज ऑल द पीपल गो थ्रू विथ वट एवर दे प्रॉमिस टू डू, दे डोंट स्टिक टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस, दे डोंट स्टिक टू दोज प्रॉमिसेस, है ना। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम बार बार कोर्ट में जाए कि इसने कहा था कि ये करेगा बट इसने नहीं किया, इसने बोला था कि वो कंप्लीट करेगा बट नहीं किया, इसने कहा था कि इतने पैसे देगा, इतने गुड्स देगा, इस क्वालिटी के देगा, इस क्वांटिटी के देगा, पर नहीं दिया, है ना। तो उसमें मेरा क्या हुआ है, ब्रीच हुआ है, मतलब मेरा विश्वासघात हुआ है। दैट इज व्हाट इट, इफ आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू दैट लेवल, दैट इज व्हाट इट मीन्स कि मेरा विश्वासघात किया, कि मैंने विश्वास रखा है इसके ऊपर, अब उसने तोड़ दिया और अब मेरा नुकसान हुआ। ओके, अब देयर इज नो प्रूफ व्हेन आई से अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने और मैंने, जो पुराने टाइम पे होता था कि मैंने बोल दिया है ना, और आपने मान लिया, अब प्रूफ क्या है आपके पास कि मैंने बोला? अनलेस एंड अनटिल आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि हाँ मैंने बोला था, प्रूफ क्या है? अगर मैं पलट जाऊं और मैं कहूँ कि नहीं मैंने नहीं बोला था, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? हाँ, क्या ऑप्शन है? नहीं, इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट डू यू डू? नथिंग, you can't do anything, and that is why we need to write this contract, and that is why we need it in a document format so that it is enforceable, so that when there is an actual dispute or actual breach of contract, ये मैं किसी को दिखा पाऊँ और बता पाऊँ कि मैं सही हूँ, वो गलत है और मुझे इसके बदले में आप पैसे मिलने चाहिए, है ना। समझ आ रहा है? पर ना अब मैं जब कह रही हूं कि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ वैलिड प्रूफ, मतलब ताकि मैं कोर्ट में जाके इसको डिस्प्यूट कर पाऊं, इसीलिए मेरे लिए मुझे ये जरूरी है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ओके, एनफोर्सेबल है मतलब क्या कि बाय लॉ इट इज अ वैलिड प्रूफ। ओके, फिर इसके बाद मुझे इमीडिएटली क्वेश्चन आता है कि मैम फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो वैलिड। Are oral contracts valid? Yes, oral contracts are also valid. Written contracts are also valid. Okay, written contracts are better proof. There is a difference between it being a proof and it being valid. आपके टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने अगर एक्सेप्ट किए हैं और मैं सच बोल रही हूँ कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किए थे, बट सॉरी मैं नहीं आपका टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट कर पाए, मतलब मैंने अपनी मैंने गिल्टी प्लीड कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि मैं गिल्टी हूँ, करेक्ट है ना। देन विल इट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। प्रॉब्लम यह है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टीज झूठ बोल सकती हैं, बता सकते हैं ये तो मैंने कहा ही नहीं था, 100 की क्वांटिटी प्रॉमिस ही नहीं की थी, 100 रुपए में प्रॉमिस ही नहीं किया था, ये तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, प्रूफ क्या है? बट अगर मैं कहूं कि हाँ मैंने 100 की क्वांटिटी प्रॉमिस की थी और 100 रुपए की प्रॉमिस की थी, तो प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्यूट कहाँ है ही नहीं। तो इन दिस केस वेयर बोथ द पार्टीज और ऑल द पार्टीज are agreeing to the terms and conditions that way, they are honest about the terms and conditions, then will that contract be held valid? Yes. Will that agreement be held valid? Yes. Problem is people don't accept the true terms and conditions, है ना। people try to manipulate the terms and conditions. manipulate करना मतलब कह कुछ रहे, तुम इन्फ्रेंस कुछ और निकाल रहे हो उसका, है ना। इसीलिए वो रिटन में होना चाहिए। अब रिटन में है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब अगेन दूसरी मिस्टेक जो सब लोग बहुत कॉमनली और ऑफनली करते हैं इज दैट एनफोर्सेबल मतलब रिटन एंड रजिस्टर्ड। नो, एनफोर्सेबिलिटी मतलब वो
एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक लीगल प्रूफ है, वो एक लीगल एविडेंस है कि जिसके बेसिस में कोर्ट में जाके मैं डिस्प्यूट कर सकती हूँ, या जिसके बेसिस पे वो जज उसका जजमेंट दे सकता है. That is what enforceability means. That is what being valid means. Okay, understand the difference. Written and registered contract is better. Why? क्योंकि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है. That is all it means. Written and registered किया मतलब enforceable है, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. कळतंय का हे काय म्हणते मी? ऑनलाइन क्लास, इज देयर अ डाउट? रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बेटर एविडेंस. इट्स करना ही चाहिए, सबको वही करना चाहिए. तुम गधे हो अगर तुम रिटन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हो. तुम गधे हो अगर तुम नोटरी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो. तुम गधे हो अगर सिंपल प्लेन पेपर पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो. तो प्रॉपर गधे हो इस दुनिया में, है ना? क्योंकि सामने वाला बैठा ही है मैनिपुलेट करने के लिए. ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि एनफोर्सेबिलिटी के लिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करे. ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल. द ओनली प्रॉब्लम देयर इज दैट बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू द सेम कंडीशंस. इज दैट क्लियर? एनफोर्सेबिलिटी समझ आया मैं क्या क्या मतलब है एनफोर्सेबिलिटी का, है ना? अब एनफोर्सेबल कैसे होगा? वो होने के बाद वो लीगल प्रूफ है, वो तो मैं समझ गए हम लोग, है ना? एनफोर्सेबल मतलब लीगल प्रूफ है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये समझ गए. बट वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. तो वो पॉइंटर्स हैं, 9-10 पॉइंटर्स हैं. ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, है ना? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. किए हैं हमने, किए है ना? फाउंडेशन अभी नहीं, फाउंडेशन में. तो ये क्या है? ये चेक मार्क्स है, टिक मार्क्स है. ये 9 चीजें अगर हम टिक 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 करते गए तो वो क्या है? अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है. एंड वंस इट इज वैलिड देन इट कैन बिकम एनफोर्सेबल. समझ आ रहा है? ओके, अंडरस्टैंड. एग्रीमेंट वैलिड है मतलब फ्री कंसेंट है कि नहीं, कोर्शन है कि नहीं, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है कि नहीं. ये सारे पॉइंटर्स है. अगर ये सारे चेक हो गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ओके, साइन करो, रिटर्न में कर लो. अब क्या हो गया? कोर्ट इसे क्या मानेगा? लीगल डॉक्यूमेंट मानेगा. एक बार लीगल डॉक्यूमेंट मान लिया और अगर अब तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कोर्ट अब तुम्हारे पीछे आ सकता है. वो जो बाइंडिंग फोर्स है जो हम लगाना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. कि क्या भरोसा है कि तुम मेरी नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी? किस बात पे मानेंगे? इतना भरोसा तो बचा नहीं ना दुनिया में, है ना? राम की दुनिया में तो नहीं है हम कि मेरा शब्द ही क्या, अनुशासन, व्हाट यही बोलते ना, मेरा शब्द ही, मतलब मैं जो बोलूंगा वो लॉ है. मतलब मैं, ऐसा तो दुनिया जमाना रहा नहीं ना. हाँ तेच. ओके, सो अंडरस्टैंड कि व्हेन आई से दिस, इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, इट इज ऑल लिंक्ड. फर्स्ट यू हैव एन ऑफर, पहले आपको ऑफर होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, है ना? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है तो प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट हो जाएगा. अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे एक टर्म का बहुत जरूरी है, एनफोर्सेबिलिटी, है ना? एनफोर्सेबिलिटी मतलब मेकिंग इट अ वैलिड प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, टू मेक इट अ वैलिड प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आई हैव टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
टू मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आई नीड टू चेक दोज 9 पॉइंट्स जो हमने फाउंडेशन में पढ़े, जो अब आप पढ़ेंगे अभी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, है ना। वो पॉइंट्स एक बार चेक हो गए तो क्या बन जाएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। वंस इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट देन इट गोज टू द कोर्ट, फिर वो एनफोर्सेबल हो जाएगा रिटन रजिस्टर्ड फॉर्मेट में। तुमने जब अपने साइन कर दे, रजिस्टर कर दे, एनफोर्स हो जाएगा। अब एनफोर्स हो गया मतलब क्या करना है, आपको वो फॉलो करना है, और अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो ब्रीच हो गया है। ब्रीच हो गया है तो जिसने ब्रीच किया है वो कौन बन जाता है, उसने जिसने ब्रीच किया है वो कौन सी पार्टी बन जाती है। अच्छा, सामने जिसने ब्रीच नहीं किया है, जिसके सामने वाली पार्टी ने ब्रीच किया, वो खुद इंसान क्या बन जाता है, एग्रीव्ड पार्टी। आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मैं कौन हूं, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ, मैं एग्रीव्ड पार्टी। आप कौन है, आमच्या इकडे ना मुळा मोठा नदी आहे, माहिती आहे का तुम्हाला, जो आता नाला झालेला आहे बेसिकली, तो काही तिकडे नदी राहिली नाही आहे, पण तरी मला उडी टाकायला बरं आहे, चालेल, वाह। म्हणजे आपण फाउंडेशन पास करू ना, मी लेटर लिहिला पाहिजे CMA इन्स्टिट्यूट डायरेक्ट नॅशनल लेवलला की ही मुलं यांना तुम्ही पास करू नका, यांना येत नाही काय लिहिलं यांनी ते। वन इज अग्रीव्ड पार्टी, व्हाट इज द अदर वन, ऑनलाइन क्लास। चलो तुमसे तो मुझे कुछ होप है। Am I audible? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, I'm audible. Great. कोई मुझे बता सकता है, एक होती है एग्रीव्ड पार्टी, वो तो मैंने बता दी, जिसका नुकसान हुआ है वो। दूसरी, हाँ क्या, सॉरी, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं ये। डिफॉल्टर पार्टी, हाँ जा तो हसून घे बाबा। डिफॉल्टिंग पार्टी, डिफॉल्टर पार्टी, और इट्स अ राइट आंसर। जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, जिसने ब्रीच किया है ना, और दूसरी होती है एग्रीव्ड पार्टी। हे भगवान, ये इतना मैंने तो सोचा था कि चलो एकदम फटाफट खत्म करेंगे 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट, हमको जरूरी नहीं है इसके ऊपर इतना डिस्कशन करने की। चलो ठीक है। अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो कोर्ट कौन जा सकता है, एक है डिफॉल्टिंग पार्टी, एक है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कहाँ कोर्ट जा सकती है, एग्रीव्ड पार्टी ही कोर्ट जा सकती है ना। देन इसके बाद एनफोर्सेबिलिटी हो गया, कोर्ट गए, उसके बाद क्या होगा, हाँ 2 चीजें हैं, आइदर सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि मैं गिल्टी हूं, है ना, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, या फिर केस चालू, है ना। वो किसके बेसिस पे गवान होगी, अब
किसके बेसिस पे गवर्न होगी, मतलब कोर्ट क्या रेफर करेगा, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे रेफर करेगी, उसके बेसिस पे चेक करेगी कि किसने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस किए थे, तुम्हारा किसने क्या एक्सेप्ट किया था, है ना, किसने क्या प्रॉमिस किया था, तुमने प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट किया कि नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट किया कि नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। उसके लिए आप एविडेंस देंगे, प्रूफ्स देंगे, विटनेसेस देंगे, सब कुछ देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट कुछ तो डिसीजन देगा। उसके पहले एक चीज़ है, क्या, आपको प्रे करना पड़ेगा। क्या प्रे करना पड़ेगा, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर काहीच आठवत नाही का तुम्हाला, हे तुम्ही पास कसे झालात, किसने किसने फाउंडेशन नहीं दिया, ठीक है। आर देयर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लास ऑल्सो जिन्होंने नहीं दिया है, ये जब मैं पहले बोल रही थी तब क्या, मुझे मैं जब मैंने बोला कि मैं ब्रश ऑफ कर रही हूँ, मुझे करना है, तब क्यों नहीं बताया। वेद जोशी, ओके, ठीक है। साइली, ओके, फाइन, ओके, ठीक है। एनीवे, सो नाउ, ओके, सो यहां तक क्लियर है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, enforceability, validity of the contract, very important, and then it becomes a contract, and once it becomes a contract, अगर आप तोड़ देते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई फॉलो नहीं करते हो, तो वो कोर्ट में चला जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया है, ओके। अब इसमें जैसे दो चीज़ें मैंने कहा, एक जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब वो वैलिड होता है, रिटर्न होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें क्या आता है, एक तो बाइंडिंग फोर्स आता है। बाइंडिंग फोर्स मतलब क्या, क्या आपको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी कोर्ट में चली जाएगी, आपको और नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। एक तो ये, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके ऊपर दूसरा टर्म जो आपको समझना है वो है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्म करना मतलब अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट। ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हो क्या है, मतलब ऑब्लिगेशन का, फॉर एग्जाम्पल, आर यू ऑब्लिगेटेड टू गिव एन एग्जाम, आर यू ऑब्लिगेटेड टू गिव एन एग्जाम, हाँ, आर यू ऑब्लिगेटेड टू टेक एजुकेशन, आर यू obligated to sit in the class every day, to come to class? No. Then what is obligation? If you want to pass your exam, do you have an obligation to submit your assignments? Sorry? Forced to do something? Okay. Yeah, correct. ओके, ऑब्लिगेशन मतलब अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको ये कंप्लीट करना है ना। आपको ऑब्लिगेशन है इसमें क्लास में आके बैठने के लिए? नहीं। आपको ऑब्लिगेशन है रोज खाना खाने के लिए? नहीं। जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। ओके, पास होना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है। तो ये ऑब्लिगेशन किसने किस पे डाला है? खुद ने खुद पे डाला है। यू एग्रीड टू द कॉन्ट्रैक्ट, नोबडी फोर्स्ड यू टू डू इट।
This obligation you have given yourself. I have promised to pay rent 10,000 rupees every month. ओके, ऑब्लिगेशन है मेरा. अब मुझे 1 साल के लिए हर महीने 10,000 रेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा. मैंने खुद को दिया है. यस, है ना. किसी ने मुझे फोर्स किया है तो वो कोर्शन में चला जा. किसी ने फोर्स नहीं किया. इट इज माई ऑब्लिगेशन टू पे. पुट इट अपॉन मी बाय माई सेल्फ. तो बाइंडिंग फोर्स है ना, मतलब क्या, अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आया है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है. एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या, लीगल प्रूफ, लीगल डॉक्यूमेंट कि आप ये कोर्ट में जाएगा तो इसके बेसिस पे मैं फाइट कर सकती हूँ, डिस्प्यूट कर सकती हूँ. ऐसा हो सकता है क्या कि डिस्प्यूट हुआ ही नहीं? हो सकता है. आपने भी अपने सारे जो ऑब्लिगेशंस है वो कंप्लीट कर दिए, है ना. मैंने भी अपने सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दिए. तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट. नो डिस्प्यूट, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, है ना. इज दैट पॉसिबल? यस, वेरी मच पॉसिबल. ओके, दैट कम्स अंडर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट? यस, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग. ओके, सो इज दिस क्लियर? डू वी अंडरस्टैंड? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट का. अगर ये समझ नहीं आया है तो भूल, तुम अभी इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ. To give you a small example, I want to sell this iPad for 1,50,000. Would you like to buy? Offer. Are you accepting it? Imaginary. Accept. भोंडलेलं ते गाणं गातात माहिती आहे का तुम्हाला? कसं माझ्या नशिबी आलं श्रीकांता कमलकांता, असं कसं झालं. तसं वाटतंय मला आता की माझं नशीब काय, माझ्या वाटेला हे असे का आलंय. हाँ, एक्सेप्ट. चला, कुछ तो, कोई तो, है ना. अगर आपने ऐसा एक्सेप्ट किया तो अब ये क्या बन गया? प्रॉमिस. मेरा प्रॉमिस क्या है? आईपैड आपको डिलीवर करना है, आपको पहुंचना चाहिए, आपको मिलना चाहिए. अब मैं जब आपको ये दे रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको क्या दे रही हूँ? उसका पोजेशन दे रही हूँ, उसकी ओनरशिप दे रही हूँ, उसका टाइटल दे रही हूँ. ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई. इसके बदले में अब मुझे क्या मिलेगा? मनी मिलेगा. मनी इज माई कंसिडरेशन. मनी इज कंसिडरेशन फॉर मी. व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर यू? आईपैड. करेक्ट. मुझे पैसे मिलेंगे इसके जितने भी डिसाइड हुआ है. अब ये जब तक हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन गो थ्रू नहीं करते तब तक ये क्या है? प्रॉमिस है. प्रॉमिस है कि एग्रीमेंट है? इसमें कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन डिसाइडेड है. यस, देन इट इज एन एग्रीमेंट. Then it is an agreement. Understand? I want to sell my car. Offer. You say yes, I would like to buy your car. Acceptance. But is there consideration here? क्यों? Consideration नहीं है. क्यों नहीं है? मुझे तो कार मिल रही है ना. सॉरी, आपको तो कार मिल रही है ना. उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेगा. क्या मिलेगा? Not decided yet. Understood? So offer, acceptance, promise is one thing. उसमें जब तुम consideration ऐड करोगे तब वो agreement बनेगा, है ना. इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? past, present, future. मतलब एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, इन फ्यूचर भी हो सकती है. will it be still agreement? Yes. मैं अगर कहती हूँ कि 2 महीने बाद तुम मुझे पैसे दे देना, एग्रीमेंट. इज दैट क्लियर? है ना. अब एग्रीमेंट के बाद
एनफोर्सेबिलिटी. अब एनफोर्सेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो चेक करने पड़ेंगे, है ना, वो देखेंगे हम लोग. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब मुझे कोर्ट की क्या जरूरत है? अब मुझे एक्चुअली आपके कार आपको हाथ में देनी पड़ेगी, उसका टाइटल देना पड़ेगा, उसका ओनरशिप देनी पड़ेगी, पोजेशन देना पड़ेगा. क्यों? मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है. और अगर वो रिटन है तो मेरे ऊपर लीगल बाइंडिंग है. मतलब अगर मैंने नहीं किया तो तुम कोर्ट जा सकते हो. आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू पे मी द मनी, है ना. हम में से कोई भी अपना पार्ट नहीं करेगा तो कोई भी कोर्ट पार्ट जा सकता है. हम में से जो कोई भी पार्टी अपना पार्ट कंप्लीट नहीं करेगी, ऑब्लिगेशन नहीं करेगी, कोई भी कोर्ट जा सकता है. मतलब मैंने अगर कार नहीं दी, कैन यू गो टू द कोर्ट? यस. आपने अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो कैन आई गो टू द कोर्ट? यस. आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं कौन हूं? एग्रीव्ड पार्टी. मैंने आपको कार नहीं दी तो आप कौन है? एग्रीव्ड पार्टी, है ना. तो ये अगर होता है तो, नहीं होता है तो मैंने टाइम से कार दे दी, तुमने टाइम से पैसे दे दिए, नो इशू, नो प्रॉब्लम. कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, डन, डस्टेड, है ना, खत्म हो गया उसका वैलिडिटी. क्लियर है? whoever are learning this for the first time, is this clear? Online class with Saili, Ganesh. Good, thank God. Okay. देवा, अब ये जो, अच्छा इसको नहीं करते हैं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक कॉन्ट्रैक्ट जो मैं अभी कह रही थी वैलिड बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंटर्स चेक करने हैं. मतलब लिटरली एक लिस्ट है, ये है क्या है, वो है क्या है, मोहरी टाकली का टाकली, जिरे टाकलं का टाकलं, मसाला टाकला का टाकला, असं चेक 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 केलं की कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड झालं. दॅट इज व्हॉट इट मीन्स. ओके. तर ह्या 9 गोष्टी, 10 गोष्टी, 8 गोष्टी काय आहेत ते आपल्याला बघायचे. इतक्या सोप्या नाही आहेत. अंडरस्टँड? इतक्या सोप्या नाही आहेत, पण करूया. ओके. First, there shall be an offer or proposal by one party and acceptance of the proposal by other party. Offer असली पाहिजे, acceptance असलं पाहिजे. ओके. अगर ऑफर नहीं है और मैं आपके पास आके कुछ लेके गई तो चोरी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जबरदस्ती है, मैं उठा के लेके गई, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना. तो आपकी तरफ से ऑफर आना चाहिए. अगेन इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ऑफर नेसेसरली डज नॉट मीन दैट आई वांट टू सेल. प्लीज अंडरस्टैंड कि मुझे बेचना है मतलब ऑफर है क्या? नहीं. मुझे खरीदना है मतलब ऑफर हो सकता है क्या? हो सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर में अगर ऐड देती हूँ, मैं कहती हूँ कि 3 BHK फ्लैट रिक्वायर्ड, विलिंग टू पे 10 लाख रुपीज, प्लीज कॉन्टैक्ट. इज दैट एन ऑफर? यस. मतलब मैं इन्वाइट कर रही हूँ कि आओ मुझे दिखाओ, तुम्हारे पास क्या फ्लॅट है, दिखाओ, अच्छा है तो मैं खरीद लेगी. 10 लाख रुपये. 10 लाख रुपये आता काय, इथे काही संबंधच नाही. अजून शिरूरच्या पलीकडे पण 10 लाखात काही येत नाही, है ना. एनीवे, फॉर एग्जाम्पल. ओके. सो इज दैट एन ऑफर? इट इज एन ऑफर. ऑफर डज नॉट मीन कि यू आर सेलिंग. ऑफर इज एनीवेयर आई एम आस्किंग यू टू डू समथिंग और आई एम आस्किंग यू नॉट टू डू समथिंग अँड एक्सपेक्टिंग एन आन्सर. म्हणजे मी वाट बघते की तुम्ही हो म्हणताय का नाही म्हणताय. एकदा तुम्ही हो म्हणालेत तर मग काय ऍक्सेप्टन्स, मग तो काय झाला, प्रॉमिस झाला. तुम्ही नाही म्हणालात तर विषयच संपला, जायचंच नाही. दुसरा बायर, दुसरा सेलर,
समझता है? इफ यू आर सेइंग यस देन एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। अब तुम बाइंड हो गए, अब तुमको वो करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन आ गया तुम्हारे ऊपर। ओके, नाउ सो ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रपोजल प्रॉमिस होनी चाहिए, वो पहला स्टेप है। तो ऑफर है क्या, एक्सेप्टेंस है क्या, चेक। ओके, दूसरा क्या है? देयर शैल बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस और इंटेंट टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो मैं कह रही थी ना कि बाइंडिंग फोर्स क्रिएट कर रहे हो की मी काहीतरी द्यायचं, तुम्ही काहीतरी द्यायचं, नाही दिलं तर मी कोर्टात जाणार। ये जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये कॉन्सिक्वेंस मतलब काय म्हणतात बाबा मराठीत? कोणाचं मराठी चांगलं आहे? कॉन्सिक्वेंस म्हणजे काय? मराठी मीडियम मधून कोण शिकलो? कॉन्सिक्वेंस मतलब हे भगवान, माझं खराब आहे, मी समजू शकते, तुम्हाला काय? परिणाम। ओके, वाह, क्या बात है। सो परिणाम, त्याच्यावरती जो काही रिझल्ट असेल, जो काही परिणाम असेल, तो तुम्हाला भोगावा लागेल। दॅट इज द इंटेंशन एंड दिस इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बाइंड करूं, मैं चाहती हूँ कि अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया तो मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं कोर्ट जाऊं। मैं जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालना चाह रही हूं कि तुमने नहीं कंप्लीट किया तो आई शुड बी एबल टू गो टू द कोर्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। तो आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? बताओ तुम्हारा बेस्ट फेवरेट एग्जाम्पल। हाँ, नहीं, वो तो तुमने मतलब बताया, मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूं। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? निखिल, यस, which is my favorite, not my, every student's favorite example for lawful consideration? Can you sell something illegal and say that it's a consideration? अब याद आया ना? What is it? Lawful consideration मतलब क्या? Suppose ये one of the examples. अगेन उसमें भी बहुत कंडीशंस हैं, उसमें भी बहुत कंडीशंस हैं, हम आएंगे। बट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, इफ आई से कि मैं तुम्हें ये आईपैड बेच रही हूँ, उसके बदले में तुम मुझे आर्म्स एंड वेपन्स बेच दो। आर्म्स एंड वेपन्स समझते हैं? वेपन, हाँ, हे कसं कळतं बरं? Arms and weapons, okay. Is it a lawful consideration? No. Why? क्योंकि ये बेचना एक इलीगल चीज है ना? तो ऐसा कंसिडरेशन अगर आप दे रहे हैं, कंसिडरेशन है क्या? है ना? कंसिडरेशन है, मुझे क्या मिल रहा है? वेपन्स मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? आईपैड मिल रहा है। कंसिडरेशन एग्जिस्ट बट द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, सो आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपका पॉइंट है वो चेक नहीं होगा। इसके भी अगर बहुत सारी कंडीशंस है, हम आएंगे। स्मॉल कंडीशन इज दिस, दैट द लॉफुल कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, इट कांट बी समथिंग दैट इज इलीगल। नाउ अगेन अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम सेइंग ये आईपैड कितने का होगा? 1 लाख समझो, ओके। मैं आपको ये बेचने के लिए तैयार हूँ और इसके बदले में मैं आपसे 5 लाख रुपए मांग रही हूँ, मनी। लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल है,
इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? अमाउंट ज्यादा है, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिलेगा? तुम बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करते हो, तो 5 लाख इज नथिंग. असं खिशात घेऊन फिरतो आपण. क्या? देन इज इट वैलिड? हाँ, नहीं नहीं, वाइट ही है सब, कोई ब्लैक वाइट कुछ नहीं, वैलिड है. सी, अंडरस्टैंड, इफ यू आर एग्रीइंग टू बाय इट फॉर 5 lakhs, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड, अगर मैं लूट रही हूं, तुम्हें पता नहीं इसका एक्चुअल प्राइस क्या है और मैं बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन इट्स अनलॉफुल कंसिडरेशन. ओके, दैट आई एम ट्राइंग टू चीट यू, मेरा इंटेंशन है आपको धोखा देना. बट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि 5 लाख थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट ठीक है मेरे पास बहुत पैसा मैं दे रहा हूं, तो किसको क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट को प्रॉब्लम है, दुनिया को प्रॉब्लम है, मुझे क्यों होंगी? तुम्हें प्रॉब्लम है? अपेरेंटली नहीं है, इसलिए तुमने एग्री किया. अगर तुम्हें है तो एग्री मत करो, है ना. सो अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब अच्छे से समझो, है ना. वट एवर यू एग्री, अनलेस एंड अनटिल वो बड़े पिक्चर में इलीगल नहीं है, तब तक चलेगा. ओके, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट मतलब, हाँ, वो रोहित शर्मा, वो, हाँ, competency of the parties to the contract. This is about the party, मतलब जो इंसान है उसमें, उनके वो कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए. कॉम्पिटेंट होने चाहिए मतलब क्या होने चाहिए? व्हाट डज दैट मीन? वन, ये किताब में देख के पता रहा है, माइनर नहीं होना चाहिए, 18+ होना चाहिए. दूसरा कंडीशन, साउंड माइंड होना चाहिए. तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए. 3 कंडीशंस है व्हेन वी से कॉम्पिटेंट. एक पार्टी कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब कॉम्पिटेंट हूं? मैं, फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान शादी कब कर सकता है? इफ यू आर अ गर्ल देन, अजून झालं नाही. इफ यू आर अ गर्ल देन 18, इफ यू आर अ बॉय देन 21. इसके पहले तुमने शादी कर ली तो इलीगल. हाँ, इलीगल, चलो तुम्हारे लैंग्वेज इलीगल वर्ड उसमें भी बहुत है, बट एनीवे, ओके, है ना. तो यही, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाएगा? जब आप कॉम्पिटेंट पार्टी हैं. आप कॉम्पिटेंट पार्टी कब मानी जाएंगे? जब आप 18 के ऊपर है, जब आप साउंड माइंड है, और जब आप नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है. अब साउंड माइंड मतलब पागल नहीं हो, बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग. मेंटली इल नहीं हो, मेंटली सिक नहीं हो, साइकोलॉजिकली सिक नहीं हो. इसकी सबसे मेरी फेवरेट मूवी कौन सी बताओ? कौन सी मूवी है ये जहां पे ए तेरे ना, तुमने देखी है? अरे निखिल, यू विल टेल मी. अपरिचित, अपरिचित देखिए. 3 एक अम्बी होता है, एक अपरिचित होता है, और रैम्बो, और वो डांसर करके एक होता है एकदम हीरो टाइप. अच्छा, वो रैम्बो है. फिर और होता है यार 2. अम्बी, दैट इज अम्बी. देन, हाँ, एक गुस्से वाला. और रैम्बो नहीं होता, रोमियो, रैम्बो,
फेवरेट मूवी है मेरा, मेरा बेस्ट एग्जाम्पल है। अनसाउंड माइंड मतलब क्या, कि तुम्हारे दिमाग की हालत नहीं है, तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, है ना। यू आर नॉट केपेबल ऑफ थिंकिंग, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। साइकोलॉजिकल है, मेंटल इशू है। ये कौन बता सकता है कि तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम है? ओनली डॉक्टर, है ना। व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली डॉक्टर कैन टेल यू कि ये इंसान साइकोलॉजिकली इल है, साउंड माइंड नहीं है। साउंड माइंड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है ना। ये इंसान 18 के ऊपर नहीं है, नॉट 18+, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। ये इंसान डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का एक छोटा एग्जांपल, लेट्स से द पर्सन इज इन जेल, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ कॉन्विक्ट, नॉट क्रिमिनल, कॉन्विक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड कॉन्विक्ट? क्रिमिनल ऐसा इंसान हो सकता है जिसने क्राइम किया है पर वो बाहर है। कॉन्विक्ट ऐसा इंसान है जिसने क्राइम किया लेकिन वो अंदर है, सजा काट रहा है, कन्विक्टेड, अंदर भेज दिया उसको जेल में। ऐसे इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इलीगल है। ये ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो 3 कंडीशंस है ऑफ कॉम्पिटेंसी। आप कॉम्पिटेंट है ये कैसे प्रूव होगा? एक, आप साउंड माइंड है, आप 18+ है, और आप नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ये 3 चीजें अगर बेसिक सेटिस्फाई हो रही है देन यू आर कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाए। इसमें से एक भी चीज अगर एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? वॉइड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नॉट वैलिड इस्तेमाल नहीं करना है, इनवैलिड इस्तेमाल नहीं करना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, void agreement, understand this is not a contract. why? ये जब चेक होंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये अभी इधर ही चेक नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ओके, सो कॉम्पिटेंसी के 3 पॉइंट समझ आ गए। ओके, देयर शैल बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी 5 चीजें आती हैं। देयर शैल बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब फ्री विश, मेरी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करना है मुझे। ओके, अगर जबरदस्ती मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरा फ्री कंसेंट नहीं है, और अगर मेरा फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इज दैट क्लियर? वो 5 चीजें क्या है वी विल डू। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल एंड सेम शैल नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा मोटिव, हाँ, लीगल मतलब लॉफुल मतलब मोटिव जो है वो मेरा सही होना चाहिए, सही होना है, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, मैं टेररिस्ट एक्टिविटीज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर रही हूँ, क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कर रही हूँ, सुपारी समझते हैं ना? ये तो हो ही नहीं सकता कि आप सुपारी नहीं समझते हैं। सुपारी देना मतलब क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, कि मैं पैसे दूंगा तुम जाके इसको मार के आओ, हाफ मर्डर करो, हाथ पैर तोड़ो, सुपारी देंगे। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? साउंड है मेरा माइंड। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? लीगल है? नहीं है। मेरा कंसिडरेशन लीगल है? नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इनवैलिड नहीं, वॉइड माना जाएगा। हे देवा, हाँ, यस, इलीगल है। इलीगल भी है, वॉइड भी है। करते हैं, आते हैं। ये तो करो, पहले जंप मत करो, रुको। द टर्म्स ऑफ कंसेंट शैल बी सर्टन म्हणजे काय? वॅलिड तर पाहिजेच। सर्टन म्हणजे काय? सर्टन पाहिजे, स्पेसिफिक पाहिजे, ॲब्सोल्यूट पाहिजे, वेग नसायला पाहिजे, ॲम्बिग्युअस नसायला पाहिजे।
है ना, त्याच्यात जर तुम्हाला डाऊट निर्माण होतं की हे करायचं का हे करायचं, है ना, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, क्लियर चाहिए कि क्या लिखा है, सर्टन चाहिए क्या लिखा है। एंड लास्ट वन इज एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल एंड इज नॉट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आसमान से चांद तारे तोड़ के लाओ मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूं, नॉट पॉसिबल फॉर अस। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। 10 दिन में रॉकेट बना के दिखाओ, पॉसिबल? नॉट फॉर अस एटलीस्ट, जितना मुझे समझ आता है। व्हाट एल्स? हाँ, वो तो कर होगा, वो तो हो जाएगा। हाँ, और चलो गिव मी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल्स। क्या मोठ्यानं बोल। इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स दो। यस, दैट आर नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। तुम दुनिया के किसी भी इसमें, किसी भी पैरेलल यूनिवर्स, इमेजिनरी यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कोई मिल गया, मैं तो कर दिया था। कोई मिल गया, नहीं देखी? हे देवा, नसीब। ब्रिंगिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, पॉसिबल? कोई इंसान मर गया है, अब तुम जादू टोना करके उसको वापस ला सकते हो? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, अनलेस यू कुछ मतलब साइंस के हिसाब से तो नॉट पॉसिबल, बट हु नोस, है ना। तुम्हारा भरोसा है क्या ये सब चीज़ों पे? नहीं है, नहीं है, तुम नहीं बिलीव करते ये सब भूताटकी टाइप? नहीं? कोकण से कौन है? बिलीव करते हो? उससे बैठ के कभी पूछना कि उसने क्या क्या देखा है गांव में। वेयर आर यू फ्रॉम? सिंधुदुर्ग। अप्रूव्ड। आप मुंबई आ सकते हैं। सिंधुदुर्ग इतका सुंदर किल्ला आहे, इतका सुंदर। मी आताच गेले होते नोव्हेंबर मध्ये. व्हेरी नाईस, व्हेरी ब्युटिफुल. हां आहेत. ओके. नहीं नहीं, मैं बताऊंगी आफ्टर लेक्चर. स्टोरी का एक सेशन करेंगे. ओके, यस. सो ऐसी कोई चीज जो पॉसिबल नहीं है करना, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं हो सकती, है ना. दिस कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बेसिस पे आप कह नहीं सकते कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. अब ये जो कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 8 चीजें आप जब चेक करोगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड बनेगा. अगर उसमें से एक भी चीज अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो ये चला लेंगे, वो नहीं है तो वो चला लेंगे. नो, all the conditions have to satisfy. Only then you can say it is a valid contract. If it is a valid contract, then आप इसे enforce करो. enforce कैसे करोगे? लिख लो, रजिस्टर कर लो, इसको बाइंड कर लो एक दूसरे को, और फिर ये क्या बन जाएगा, कोर्ट में एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए रेडी बन जाएगा, है ना. अगर वो वैलिड नहीं है, अगर इनमें से एक भी चीज टिक नहीं हो रही है, लेट्स से फ्री कंसेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड है. तो जब तुम कोर्ट जाओगे और कहोगे कि मैं एग्रीड पार्टी हूं, दिस पर्सन इज सपोज टू गिव मी कॉम्पनसेशन, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तोड़ दिया है ना. और फिर आप क्या बोलोगे, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मतलब मुझसे जबरदस्ती की गई थी, है ना. फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जबरदस्ती हुई नहीं हुई, कैसे हुई,
अगर प्रूफ हो गया तो आप केस जीत जाओगे, फिर मुझे पनिशमेंट होगी या पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो which means that it is not void, which means you are bound by the contract, which means अब तुम्हारी गलती येस बेटर ऐकू येतं का आवाज आता? अरे तुम्हाला येतच असणार ना. ओके ठीक है. सो एनीवे you understand what I mean when I say essentials of a valid contract. You understand obligation, you understand legally binding force, you understand intention to create legal relationship, कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बाउंड करूँ कि अगर नहीं करोगे तो मैं कोर्ट जा पाऊँ, जरूरी है. देन यू अंडरस्टैंड एनफोर्सेबिलिटी, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब ये हर जो चीज है, ये जो 9 चीजें हैं, इसमें और रूल्स हैं. ऑफर के कुछ रूल्स हैं, ऑफर कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स है, एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट के कुछ रूल्स है, वो कैसे होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है, वो उसके रूल्स है कैसे होने चाहिए, इसके एक्सेप्शंस भी है, सब कुछ है अभी. तो वो अब एक हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले क्या है, ऑफर. अब आपको समझ आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ये देखो ऑफर. ओके, तो अब यहां पे उन्होंने बताया कि ऑफर कैसे चाहिए, कैसे होनी चाहिए ऑफर. ओके, अगर वो ऑफर वैलिड नहीं है, मतलब अगर वो ऑफर इस हिसाब से नहीं है तो क्या है, वर्ड है, अनलॉफुल है, एप्लीकेबल नहीं है. अगर ऑफर वर्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. आपको वैलिड चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट, पहले वैलिड होना चाहिए. पॉइंट्स चेक करो, वैलिड है तो एनफोर्सेबल हो सकता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. उसको एनफोर्सेबल बनने के लिए क्या बनाना है, वैलिड बनाना है. वैलिड बनाने के लिए क्या करना है, ये 9 पॉइंट्स चेक करने हैं. अगर ये 9 पॉइंट्स अप्लाई नहीं हो रहे तो वर्ड है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, है ना. तो अब ये ऑफर को चेक करने के लिए क्या जरूरी है, तो फर्स्ट थिंग, 1, इट मस्ट बी क्लियर. ओके, डेफिनेट, कंप्लीट एंड इन फाइनल टर्म्स, नॉट वेग. एम्बिग्वस नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. जो मैं ऑफर दे रही हूं वो आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए. आपको ये भी समझ आना चाहिए कि मैं ऑफर दे रही हूं इन द फर्स्ट प्लेस. यार मुझे ना अपनी गाड़ी बेचनी है, कभी तो गाड़ी बेचनी. इज दिस एन ऑफर? नॉट एन ऑफर. व्हेन आई से कि लिसन, आई वांट टू सेल माय कार, वुड यू लाइक टू बाय, देन इट इज एन ऑफर. समझता है?
वेग म्हणजे अरे माझा मराठी कसं आहे बेसिकली हां वो भी कच्ची है। वेग मतलब क्लियर नहीं है ना, लाइक आई सेड कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है ना, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, फिर आप कहते हैं मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए, 10 लाख रुपए दे दूंगा, चल बेच। दिस डिसीजन नॉट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए एक ऑफर को बनाने के लिए वो मैं सारी नहीं दे रही हूं, है ना। कि मैं अगर कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुकान में जाते हैं, है ना, डी मार्ट सब लोग जाते हैं डी मार्ट में, है ना। डी मार्ट किस लिए, डी मार्ट का खासियत क्या है, हाँ सस्ता है, बट तुम जाके जो चाहिए वो उठा लो, जैसा चाहिए उठा लो, है ना, सेल्फ सर्विस। तो तुम देखोगे कि वहां पे क्या है, प्राइस लिखा है, ग्राम्स लिखा है, ऑफर लिखी है, डिस्काउंट लिखा है ना, हर एक चीज का सेक्शन लिखा है ना। अगर सपोज या फिर अगर हम होटल में जाए अब मेन्यू है, अब मेन्यू पे प्राइस ही नहीं है, सिर्फ लिखा है कि क्या ऑनियन उत्तपा डोसा, ये वो प्राइस नहीं लिखा है, ऑफर कंप्लीट है क्या, नहीं है, वेग है क्या। तुम्हें ऐसा डाउट तो होगा ना कि प्राइस क्यों नहीं लिखे भाई, फ्री है क्या, है ना। ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर वो होटल वाला बोला कि नहीं मैं अपने मन से डिसाइड करूंगा कि किसको चार्ज करना है, किसको नहीं करना है और कितना करना है, चलेगा क्या, क्यों, वेग है ना। अजीब, कंप्लीट नहीं किया है ऑफर को, ओके। सो ऑफर कैसा होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फाइनल, इट शुड बी एब्सोल्यूट इन नेचर, तब हम कहेंगे कि ऑफर कंप्लीट है, या तब हम कहेंगे कि ये क्लॉज टिक हो गया, चलो, है ना। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, ऑफ कोर्स। मैं अगर कह रही हूं कि मुझे आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ खरीदूं, सामने वाले को सपना आने वाला है, मुझे आपको बताना चाहिए ना, मेरा इंटेंशन है कि मुझे ये खरीदना है, या मेरा इंटेंशन है कि मुझे ये बेचना है और आपको बेचना है और इस प्राइस में बेचना है ना। इट शुड रीच द अदर पर्सन, तभी वो ऑफर है। अगर वो नहीं रीच हुआ है तो उसे पहुंचा ही नहीं। जैसे पुराने जैसे ऐसे होता है, जैसे मेरे बच्चे जो हमारे कॉलेज के महान असाइनमेंट्स देने वाले बच्चे, आप लोग भी देते हैं, हाँ स्वराज पता है मुझे, मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो। असाइनमेंट्स ये देखो कितने महान है, ठीक है। इनको मैंने बोला गूगल क्लासरूम पता है सबको, गूगल क्लासरूम पे मैंने इनको बोला कि अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दो। तो क्या करना होता है, तुम्हें अपनी फाइल अपलोड करनी है और वहां पर सबमिट का बटन आता है, तुम सबमिट बोलोगे तब मुझे असाइनमेंट दिखेगी। तुमने अपलोड करके छोड़ दिया तो मुझे असाइनमेंट कैसे मिलेगी। मेरा नाम, सबको मेरा नाम पता है, क्या नाम है मेरा, रेणू पोटे, RENUPOT। काय त्याच्यात कन्फ्युजन होणार आहे तुम्हाला, काय म्हणजे रेणू या नावात काय कन्फ्युजन असू शकतो। अगर मैं समझू कि कुछ ऐसा भाग्यश्री, I है, E है, डबल A है, डबल G है, कुछ तो कंफ्यूजन होगा। मेरे नाम का क्या कंफ्यूजन है, रेणू साधं सरळ छान सोपं नाव आहे, 4 लेटर्स आहेत त्याच्यात, REENU। मैम हमने तो मेल किया था, कहाँ किया था मैम, ये देखिए REENU। तो कैसे मुझे रिसीव होगा, अगर मुझे रिसीव नहीं हुआ तो मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी। इट हैज टू रीच मी, समझ आ रहा है। अगर मुझे रीच नहीं हुआ है तो हाउ विल आई से दैट आई हैव रिसीव्ड द ऑफर, हाउ विल आई एक्सेप्ट इट। सो इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द ऑफर हैज टू रिसीव द अदर पर्सन,
है ना, उसे पहुंचनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए. इट इज आइदर कम्युनिकेटेड इन राइटिंग और इज ओरल. कम्युनिकेशन कैसे हो पता नहीं है, जरूरी नहीं है फोन करके बोल सकते हो कि मैंने मेल भेजी है, हम करते हैं ऐसा क्योंकि हम मेल आईडी इतना देखते नहीं. इंस्टाग्राम एक 0.1 सेकेंड रील आई नहीं कि खोली के ऐसे. मेल कौन कौन यूज करता है? अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग इंटर्नशिप, कोई मेल नहीं देखता है ना, कोई नहीं देखता. तो मेल की है इसके लिए हमें फोन करना पड़ता है मेल के लिए बाबा बक, है ना. क्या पता किस दुनिया में. इज इट एन ओरल कम्युनिकेशन? यस. इज इट गुड इनफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ? यस, चलेगा. मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स और इम्प्लाइड इन टर्म्स. व्हाट इज एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड? एक्सप्रेस केला मतलब बोल दिया, बोल दिया. हाँ, कि आई वॉन्ट टू सेल, I want to sell my car to you. Express. What is implied? What is implied? असं काय करता रे. हां हां, येस, गुड. करेक्ट 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 करेक्ट. बेसिकली अगर आपको बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है ना, आपको उसको बोलने, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? इफ आई एम ट्रॅव्हलिंग बाय बस, काय बाय PMT बस, तुमच्याकडे काय BMTच असते ना, PMT बस. काय मला माहित नाही पिंपरीत वेगळी असेल तर, आमच्या इकडे PMT असते, है ना. बस पकड़नी है तो आपको क्या करना है, आपका एक बस स्टॉप पे जाके खड़े रहना. वो बस आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि कहाँ जा रहे. यू गेट इन द बस. डू यू टॉक टू द कंडक्टर कि पहुंचाओगे ना, टाइम से पहुंचाओगे, कितने पैसे लोगे, मैं इतने पैसे दूंगी, नहीं पहुंचाओगे तो देखो कोर्ट ले जाऊंगी. बोलतो का आपण असं? नहीं. इट इज एन इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट. ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, है ना. यू आर सपोज टू पे द प्राइस फॉर द टिकट. ही विल टेक यू टू दैट स्टॉप. यू विल हैव टू गेट डाउन एट द स्टॉप. ये सारे क्या है? इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इम्प्लॉयड अग्रीमेंट्स है, जहां आपको बात करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लॉयड है. कैन यू अप्लाई दिस लॉजिक टू रिक्शा वालास? रिक्शा वाला क्या कर रहा है? वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, वो कुछ और नहीं करने वाला है. बट डज इट अप्लाई इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स? Apparently no, not with rickshawalas. Why? हाँ, बट असं नाही आहे ना का तो तुम्हाला हॉटेलमध्ये जेवायला घालणार आहे. इम्प्लाइड है कि वो रिक्शा ही लेके जा रहा है, वो बोट में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है. इम्प्लाइड है कि मीटर के ऊपर जो प्राइस आएगा वही आपको पे करना है, उतना करना ही है ना. और ये भी इम्प्लाइड है कि उसको उसी जगह पे छोड़ना है जहां आपको जाना है. कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड है ना. इज दिस क्लियर? है ना. तो ये जो है आपका ऑफर जो है कैन बी इम्प्लाइड, कैन बी एक्सप्रेस्ड. तो जैसे फॉर एग्जांपल डीमार्ट में कोई चीज रखी है और वहां पे जाके प्राइस लिखा है, सब कुछ लिखा है, ओके, या फिर नहीं लिखा है, एक सेक्शन के यहाँ प्राइस नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, आप जाके काउंटर पे जाके बिलिंग के लिए लगते, वो बोलते हैं नॉट फॉर सेल. आप बोलोगे पागल है क्या, तो रखा क्यों है? इट इज इम्प्लाइड दैट इफ इट इज केप्ट देयर देन आई एम गोइंग टू, इफ आई वांट टू परचेस आई कैन परचेस इट. अगर वो शोकेस पे है तो वहां पे लिखो या फिर उसका डिस्प्ले अलग बनाओ. इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? तो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का डिफरेंस समझ आता है. कॉन्ट्रैक्ट्स इम्प्लाइड हो सकते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हो सकते हैं, ओरल वैलिड हो सकते हैं, रिटर्न तो मतलब है ही. इज दिस क्लियर? ओके. कैन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटन में है तो क्या वो इम्प्लाइड है? हाँ,
एक हाथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं तो उसमें से कुछ चीज बेस्ड ऑन अजम्पशन भी होती है ना? अजम्पशन मतलब इम्प्लाइड होती है. तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेल एज इम्प्लाइड. इज दिस क्लियर? तो आपकी ऑफर कैसे होनी चाहिए? तो ये सारे कंडीशंस मैच कर रहे हैं. इसमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो ऑफर ही वैलिड नहीं है. ऑफर वैलिड नहीं है तो भूल जाओ कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना. ये तो फर्स्ट चेक है, फर्स्ट टिक है. ओके, इसका एग्जाम्पल पढ़ो तो अच्छे से एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा. राम टेल्स घनश्याम that he wants to sell his house to him just before he dies. कितना वेग, पहले इसमें वेग है. तुम्हें पता है कि तुम कब मरने वाले हो. ओके, राम, बट अगेन इज इट पॉसिबल कि मैं विल बनाऊं? अंडरस्टैंड, इसमें क्या लिखा है? he wants to sell his house to him just before he dies. तो मतलब वेग क्यों है? क्योंकि उसे कैसे पता कि वो कब मरने वाला है ना? और जस्ट बिफोर मैं सेल करूंगा और फिर मरूंगा. बट क्या मैं विल बनाती हूं कि जब मरूंगी तब मेरी प्रॉपर्टी? दैट इज डिफरेंट. इज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट? यस. राम मॉर्टगेजेस द हाउस इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर लोन्स. राम क्या कर देता है? घर गिरवी रख देता है. Ghanshyam sues Ram for doing so as there was a contract between Ghanshyam and Ram for the sale of the same house. उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना कि जब मरने के पहले तुम्हें भेज दूंगा, है ना? उसके पहले उसने क्या कर दिया? मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया. In this situation, Ram has not told at what price does he want to sell the house or exact time for sale. है ना? वेग है, क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, फैक्ट्स कंप्लीट नहीं है. Hence, this cannot be a contract as the offer was unclear, not definite, incomplete and vague. करते हैं. तो सो नाउ व्हेन लेट्स से आपको अगर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में कि राइट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ऑफर, और आपको पूछा जाएगा गया कि राइट द वैलिड एसेंशियल्स और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है? दैट कि वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, है ना? इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है. ये आप पॉइंटर्स में लिखोगे और जैसा ये एग्जाम्पल दिया है वैसा आप एक्सप्लेन कर दोगे ना, यू विल गेट योर मार्क्स. इसको हम बोलेंगे कि कंप्लीट ऑफर. अगेन, अगर आपको पूछा है कि एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, डू स्टार्ट विथ फीचर्स. डेफिनेशन. What is the definition? Asking to do something or asking someone not to do something means offer. ये तो पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक सेंटेंस में कि ऑफर का मतलब क्या है, और फिर तुम एसेंशियल्स लिखो, फिर उसका एक एग्जाम्पल दे दो, फिर ये कंप्लीट है. समझ आ रहा है? ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ एक्सेप्टेंस. We can't take so much time for this. ठीक है, चलो. ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट्स? नोट्स आई थिंक आप बना लो, आप जितना बना सकते हो क्लास में. मैं भी एक्चुअली बना रही हूँ अपने साइड से नोट्स, तो आई विल शेयर दैट ओनली, बट इट विल बी माई हैंड रिटन नोट्स जो मैं अपने इससे बनाती हूँ. ऐसा कोई प्रिंटेड प्राइवेट क्लास जैसा कोई बुकलेट नहीं है मेरा कि जैसे मैंने पहले इसमें कहा कि शॉर्टकट नहीं है. ये थ्योरी पेपर लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो पूरा ही करना पड़ेगा. तो लेट्स सी, अगर मेरे नोट्स आपको पसंद है, या मतलब अगर आपको सिंपल लगते हैं या ऐसा कुछ लगता है तो मैं वो शेयर कर दूँगी. एनी अदर डाउट्स?
सॉरी, पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी मैं कह रही थी कि मैं इतना टाइम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कंपनीज भी है, पेमेंट ऑफ मतलब लेबर लॉ भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वगैरह भी है, बहुत कुछ है. वी विल ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि इनफैक्ट मुझे वही एक्सपेक्टेड था कि कॉन्ट्रैक्ट सबका हो गया है तो फटाफट मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बट अगर बेसिक ही क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली नहीं कवर हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे. मतलब बहुत से लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे लिए भी शॉकिंग है, बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं. एक बार थोड़ा बेस भी पक्का हो जाएगा तो वी कैन रन एंड जंप. बट हाँ, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, हम कवर तो करेंगे, वो तो ऐसा तो नहीं होगा. एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करेंगे, नहीं तो कुछ तो करके करेंगे, मैराथन्स करेंगे. और कुछ एनीबडी? ठीक है. आई होप ये आज पहली बार जो कर रहे हैं प्लीज़ रिवीजन कर लो इसका, क्योंकि इतना स्लो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी लाइक सर सेड. और क्योंकि ये पहले बहुत सारे बच्चों का भी हो गया है और ये बेसिक है और इसका वेटेज बहुत कम है. इवन दो इट लुक्स लाइक अ बिग चैप्टर, इसका वेटेज बहुत कम है. तो अगर आप अपनी तरफ से रिवीजन करोगे तो हम ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू. आपने ऐसे बोला ना कि कार सेल करेंगे, तो वो एग्जाम्पल में अगर आपके पास 2 कार हो